Hi guys, my name is Kabir and you are watching Glad Prep Adventure of Time. In today's session of Legal Maxim हम बात करने वाले हैं वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। भाई मतलब स्टॉपल की बात हो रही है तो भाई वादा किया है निभाना पड़ेगा मतलब you are stopped from taking back your promise. You are stopped taking back your words. You are stopped taking back your representation. कुल मिला के तो स्टॉपर मतलब ये होता है, इट्स अ फ्रेंच वर्ड, इसका मतलब होता है स्टॉप, which means stopper. Stopper is a legal principle that prevents someone from arguing something or asserting a right that contradicts that they have previously agreed to or said. अगर आपने एक certain चीज पहले बोल दी है, अब आप उस चीज से डिनाई नहीं कर सकते, मतलब झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो कुल मिला के। तो पहले सच बोल रहे थे कि अभी सच बोल रहे हो, ऐसा वाला हिसाब किताब है कि भाई अगर मैंने बोल दिया कि ये जो फोन है ये मेरा फोन है, कल को ये फोन टूट गया किसी और व्यक्ति से तो मैं बोलूंगा अरे यार तुमने मेरा फोन तोड़ दिया, बोलूंगा मेरा फोन तोड़ दिया। अगर मैं बोलूं ये जो फोन है ये मेरा फोन है, कल को आपसे फोन टूटा, बोलूंगा अरे यार तुमने बबलू जी का फोन तोड़ दिया। तो पहले मैंने क्या बोला था, इट वॉज माई फोन, नाउ व्हाट आई एम सेइंग दिस इज बबलू जी इज फोन। अब ये क्या है, ये अलग अलग दो विपरीत बातें। तो लॉ कभी भी विपरीत बातों पे नहीं चलता, लॉ हमेशा सेम बातों पे चलता है कि भाई आपने जो चीज बोल दी ना एक बार, उस चीज पे अड़े रहो, उसी चीज पे अड़े रहो और उसी चीज पे खड़े रहो कि भाई मैंने कह दी तो बस कह दी, एक बार कह दिया तो बस कह दिया। वैसा ही है स्टॉपल। स्टॉपल बहुत डिफरेंट प्रकार का होता है। हिस्टोरिकली इट इमर्ज्ड फ्रॉम अ कॉमन लॉ डिजायर टू प्रिवेंट अनजस्ट डिपार्चर बाय अ पार्टी फ्रॉम एन assumption. The doctrine of stopple is an equitable doctrine evolved to avoid injustice. किसी व्यक्ति के साथ इनजस्टिस ना हो जाए इसलिए हमने स्टॉपल का प्रिंसिपल बना लिया। 4 प्रकार के स्टॉपल होता है, ठीक है। स्टॉपल बाय रिप्रेजेंटेशन, इशू स्टॉपल, कॉज ऑफ एक्शन स्टॉपल एंड प्रॉमिस स्टॉपल। ऐसे तो इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉपल्स होते हैं, लेकिन हमें क्लैट एमएससीटी स्लैट एलेट पॉइंट ऑफ व्यू से 4 पढ़ने हैं। अब ये 4 जो पढ़ने हैं इनका मतलब क्या है, सब बहुत ही आपस में इंटरकनेक्टेड है, यानी कि ये जो 3 है ना ये तो बहुत ही इंटरकनेक्टेड है और ये थोड़ा सा डिफरेंट जाता है, ये बता दूंगा, बहुत ईजी है। सो स्टॉपल बाय रिप्रेजेंटेशन, दिस इंश्योर्स दैट ट्रुथ प्रिवेल्स वेयर रिलायंस हैज बीन प्लेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेशन। मैंने कुछ रिप्रेजेंट कर दिया और बाद में उस चीज से पलट गया तो गलत किया मैंने, राइट। तो जो मैंने रिप्रेजेंट किया उसी चीज पे अड़ा रहा हूं। मैंने बोला कि भाई ये जो हाईवे की जमीन है ना ये हमारी है, बात को ये नहीं बोल सकता ये हाईवे की जमीन हमारी नहीं थी, ऐसा नहीं बोल सकता, ये हमारी ही है, हमारी थी और हमारी ही रहेगी, ठीक है। जब मैंने कोई चीज रिप्रेजेंट करी है तो उसका रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे हम आगे, ठीक है। अब इसको समझो ध्यान से कि जो मैंने रिप्रेजेंट करा है उस बात से मैं वापस नहीं आ सकता। स्टॉपल बाय रिप्रेजेंटेशन, जो मैंने बोल दिया है उस बात से वापस नहीं आऊंगा। रिप्रेजेंट कर दिया, जो बोल दिया उस बात से वापस नहीं आऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट है इशू स्टॉपल। आप आर्ग्यू करने गए कोर्ट में कि भाई एक सर्टन इशू है, पूरा मुद्दा नहीं, पूरा कॉज ऑफ एक्शन की बात नहीं कर रहे कि भाई पूरा ही मुद्दा आप डिक्लेयर कर दो, एक सर्टन पूरे मुद्दे में बहुत डिफरेंट प्रकार के इश्यूज है। तो उसमें से एक जो इशू है ना, उस इशू के बारे में आपने कुछ डिस्कस कर दिया और उस डिस्कस करने के बाद उस इशू में कुछ तो रिप्रेजेंट किया होगा, है ना, जिसके बारे में डिसीजन आ गया होगा। अब भाई ऐसा ही एग्जाम्पल देता हूँ, हस्बैंड और वाइफ है, हस्बैंड और वाइफ के बीच में कटु संबंध थे, अच्छे संबंध नहीं थे, बैर आ गया था, देयर वाज लव लॉस्ट बिटवीन देम एंड व्हाट हैपेंड इज कि हस्बैंड बोलता है कि वाइफ मुझे मारती थी, वाइफ बोलती कि हस्बैंड मुझे मारता था, क्रूअल्टी देता था इसलिए मैं उसको रिटालिएट करके मारती थी। हस्बैंड बोलता नहीं ये तो मुझे घर से नीचे छोड़ देती थी और सामान फेंक देती थी मेरा ऊपर बालकनी से। वाइफ बोलती नहीं हस्बैंड मुझे घर में मार के जाता था और उसके बाद से मुझे गुस्सा, तो मैं आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ये चीज़ करती थी। तो 2 अलग अलग बातें। वाइफ ने कुछ चीज़ें क्लेम करी कि भाई बच्चों की कस्टडी मेरे पास आनी चाहिए, हस्बैंड बोलते बच्चों की कस्टडी मेरे पास आनी चाहिए। हस्बैंड ने बोला कि सर मेरी प्रॉपर्टी का इतना हिस्सा जो है वो उसको देने के लिए रेडी हूँ मैं। वाइफ ने बोला ठीक है इसकी प्रॉपर्टी का इतना हिस्सा लेने के लिए रेडी हूँ मैं, पर मुझे थोड़ा और ज़्यादा चाहिए, ठीक है। नहीं हम यूसी चहल की बात नहीं कर रहे हैं, हम कुछ और बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है।
हस्बैंड ने बोला कि सर हम लोग का एक कॉमन बिजनेस है जिसमें हम बिजनेस पार्टनर्स हैं, उसमें इसका कंट्रीब्यूशन कम है, तो बिजनेस का 80% स्टेक मेरे पास है, 20 इसके पास है। वाइफ बोलती कि मुझे 20% स्टेक नहीं, मुझे 50% स्टेक चाहिए। मेरे साथ बहुत पहले गलत हुआ था, ठीक है, कि मुझे बताया गया था कि 50% स्टेक होगा दोनों पार्टीज़ का, और मुझे 20 दिया और उसने खुद ने 80 ले लिया, और मैं कुछ बोली नहीं। तो ऐसी बहुत डिफरेंट इशूज़ हैं हस्बैंड और वाइफ के बीच में। अंडरस्टैंड दिस वे फैक्ट एंड आई एम गिविंग यू अ सिंगल केस जिसके अंदर ऑलरेडी ये सारे इशूज़ चल रहे हैं, बिकॉज आई एम अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट एंड हम लोग ये सारे इशूज़ देख रहे हैं ऑन डे टू डे की लाइफ में कि यार ये सारे इशूज़ वाली केसेस हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। सो अगर इतने सारे इशूज़ हैं हस्बैंड और वाइफ के, तो कॉमन तो ये है कि भाई दोनों को तलाक चाहिए और दोनों का सेपरेशन होना, दोनों में पैसे का, दोनों का निर्वहन होना है कि भाई इतना पैसा दोनों में डिवीजन होना है, ठीक है। ये तो हमको पता है, कंक्लूजन है ये तो प्रॉपर कॉज ऑफ एक्शन है जो अल्टीमेट होना है। इसके बीच में जो छोटे ये जो सारे इश्यूज जो हमने डिस्कस करे, इसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें से कोर्ट ने किसी एक इशू के बारे में बोला कि नहीं यार, जो बिजनेस वाली चीज़ थी ना उसको हम लेते हैं। बिजनेस में हाँ सच में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन 20% ही था और उस व्यक्ति का 80% था, कोई 50-15% वाली कहानी नहीं है। तो 20% इनके इक्विटी जो शेयर्स है इसको डाइल्यूट करके आप इनको एग्जिट दे दो और इनको इतना का हिस्सा दे दो और 80% की जगह आप पूरे 100% रिस्टोर कर लो, ठीक है। कोर्ट ने प्रॉपर इस इशू को डिसाइड कर दिया। तो अब ये चीज़ डिसाइड हो चुकी है, इस चीज़ से पलट नहीं सकते। अब जो कोर्ट ऑलरेडी डिसाइड कर देगा एक पर्टिकुलर इशू को, उसे हम बोलेंगे इशू स्टॉपिंग। और इस इशू से आप स्टॉप डे, बाद में इसी इशू को लेके नहीं आएंगे कि 2 साल बाद फिर आ गए कि सर देखो मुझे ढंग से एग्जिट नहीं मिला। इस बारे में बात नहीं होगी कि सर देखो मुझे एग्जिट बहुत अच्छे तरीके से मिल गया। इस बारे में बात नहीं होगी सर मुझे शेयर ज़्यादा चाहिए। नहीं, ऑलरेडी डिसाइडेड है। कोर्ट ने जो डिसाइड कर दिया है, कोर्ट उस पर एडजंक्ट करेगा। कोर्ट बोलेगा नहीं, अब ये जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका, हम इसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। मतलब कुल मिला के रेस्ट ड्यूटी काटा का टाइप का प्रिंसिपल लगता है कि एक बार जो कह दिया, जो डिसाइड कर दिया, जो हो गया बस हो गया। तो इशू स्टॉपर मतलब जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। मैं एक को इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिकॉज आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आता है, आ सकता है MACT में तो बहुत अच्छे तरीके से, तो ढंग से करा करो। स्लैट में भी आ सकता है और एलेट में तो भाई इट्स जस्ट लाइक गूगली, कुछ भी, ठीक है। कॉज ऑफ एक्शन, जैसे मैंने बताया कि बहुत छोटे इश्यूज है, वैसे इन सारे इश्यूज को कंपाइल करो तो एक बड़ा सा कॉज ऑफ एक्शन हो जाएगा। इस कॉज ऑफ एक्शन का डिसीजन आ चुका है अगर, तो कॉज ऑफ एक्शन भी डिसाइड हो चुका है। तो एक जब बड़ा कॉज ऑफ एक्शन ऑलरेडी डिसाइड हो जाता है प्रीवियस केस में ऑलरेडी डिसाइड है। एग्जाम्पल देता हूँ। एक व्यक्ति ने बोला, मैं ये एग्जाम्पल काफ़ी यूज़ करता हूँ, एक व्यक्ति ने बोला कि सर ये जो मकान था इसका तो बस मैं किराएदार था और मैं इसका ओनर नहीं हूँ और मैं अपनी वाइफ को इसमें से इस प्रॉपर्टी में से कुछ दे नहीं सकता, मेरे पास कुछ बचा नहीं है और मैं प्रॉपर्ली अपनी वाइफ से तलाक चाहता हूँ। तो ये उसने अपने डाइवोर्स के केस में बोला था, ये उसने डाइवोर्स के केस में रिप्रेजेंट करा था और इस इशू का डिसीजन हुआ था हाँ ये प्रॉपर्टी उसकी नहीं है और एक कॉज ऑफ एक्शन फाइनली डिसाइड कर दिया था कोर्ट ने कि हाँ ये इस व्यक्ति ने क्लेम करा है या डिनाई करा इस चीज़ का एग्जिस्टेंस और ये डिसाइड हो चुका है इसके पहले वाले केस, मतलब इस केस में। अब नेक्स्ट टाइम जब केस आता है और यही व्यक्ति जब बोलता है कि सर मैं तो इस प्रॉपर्टी का ओनर हूँ और मैं इस प्रॉपर्टी में 10 साल से रह रहा हूँ और ये मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो क्या ये ऐसा रिप्रेजेंटेशन कर सकता है? नहीं, ही इज ऑल्सो stopped by representation. At the same time, he is also stopped by the issue stoppel. He is also stopped by cause of action stoppel. So, cause of action stoppel बड़ा सर्कल है कि रिप्रेजेंटेशन बड़ा सर्कल है। भाई सबसे बड़ा, चलो मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ आप लोग के लिए, लेट मी डू इट। हाँ, सबसे बड़ा सर्कल आपके लिए क्या है? यस, सबसे बड़ा सर्कल आपके लिए है हमारा रिप्रेजेंटेशन वाला स्टॉपल। उसके सेकंड नंबर का सर्कल है आपके लिए इशू स्टॉपल, समझ रहे हो? और उसका थर्ड नंबर का जो सर्कल है, जो ये दिस ब्लैक सर्कल, ये क्या है? कॉज ऑफ एक्शन स्टॉपल। सो कॉज ऑफ एक्शन स्टॉपल इज द मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन नंबर 1, नंबर 2 इशू स्टॉपल एंड नंबर 3 कॉज ऑफ एक्शन स्टॉपल, ठीक है। तो ये आपकी पूरी कहानी है, समझ में आया? चलो अब इजी वाले टॉपिक पे जाते हैं। प्रॉमिस स्टॉपल जो है होता क्या है भाई? प्रॉमिस स्टॉपल कैसे वर्क करता है? आई विल टेल यू। आपने किसी व्यक्ति को वादा कर दिया, अब आपको उस वादे को निभाना पड़ेगा। मैंने आपको बोल दिया कि यार मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको 10 लाख रुपीस दूंगा आपके मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए और
आप इस चीज़ का काम शुरू कर दीजिए। आपने बोला ठीक है सर, मैं अपना काम मंदिर का शुरू कर देता हूँ पुनर्निर्माण के लिए, मैं लेबर वेबर बुला रहा हूँ, सीमेंट गिट्टी सब कुछ अपने उस पर प्लॉट पर रखवा रहा हूँ, बाजी रखवा रहा हूँ, सारी चीज़ों को एम्प्लॉय कर रहा हूँ, सारे मीन्स को एम्प्लॉय कर रहा हूँ, बिकॉज आई सी दैट इंटेंट दैट यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, कि आप मुझे वो डोनेशन दोगे या वो कॉन्ट्रैक्ट दोगे। आपने बाद में देने से पैसे मना कर दिया। मना कर सकते हो, हाँ बिल्कुल मना कर सकते हो, क्यों मना नहीं कर सकते, बिल्कुल मना कर सकते हो, आपकी मर्जी, बिल्कुल मना कर सकते हो। पर क्या मैं आपके खिलाफ एक्शन ले सकता हूँ? यस, इसलिए ले सकता हूँ, बड़ा सिंपल सा है, प्रॉमिस एस्टॉपल के चलते हैं कि भाई वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, अगर वादा नहीं निभाओगे तो फिर सजा भी काटनी पड़ेगी। सो सिंपल सा चीज, अगर हम संक्षेप में समझें कि एस्टॉपल टोटल 4 प्रकार का होता है, और आप मुझे बताएंगे इन तीनों में से कि कौन कौन सी चीजों में कौन कौन सा एस्टॉपल लगेगा। सो गोपाल प्रसाद के केस में होता क्या है, जस्ट अ सेट, Gopal Prasad case. The Supreme Court of India clarified that the foundational principle of issue estoppel, ensuring that the same issue of fact and law must have been conclusively determined in a prior litigation. Better. अब गोपाल प्रसाद के केस में देखते हैं। The Supreme Court of India clarified that the foundation principle of issue estoppel, ensuring that the same issue of fact and law must have been conclusively determined in a prior litigation. Conclusively determined in a prior litigation. Determine हो चुका है ये इशू, मतलब चीज डिसाइड हो चुकी है। सेम इशू ऑफ फैक्ट, इशू ऑफ फैक्ट की बात है। अगर सेम इशू ऑफ फैक्ट ऑलरेडी डिसाइड हो चुका कंक्लूसिवली, तो इसका मतलब क्या है, कौन से प्रकार का स्टॉपल है भाई, ये आपका स्पेसिफिक इशू स्टॉपल है, ये इशू ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, दिस इज स्पेसिफिकली इशू स्टॉपल, राइट। सारी चीजें रिप्रेजेंटेशन स्टॉपल होती है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, इशू स्टॉपल। चलो आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन, इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 115 का इलस्ट्रेशन लेके आया मैं आपके लिए बड़ी मुश्किल से ढूंढ के। अब ये क्या है, इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 115 किसी चीज के बारे में बात करता है, भूल जाते हैं, लेकिन उसका इलस्ट्रेशन बोलता है कि भाई ए इंटेंशनली एंड फॉल्सली लीड टू बी, मतलब ए क्या करता है, बी के साथ धोखाधड़ी करता है, और बी को बोलता है भाई ये जो जमीन है ना हाईवे की बाजू वाली, ये हमारी है, ठीक है, आपको पता है ये जमीन जो है हमारे दादा छोड़ के गए थे हमारे लिए, और इस पे अधिकार हम 2 भाइयों का है, और मेरे भाई बड़े भाई ने जमीन मेरे नाम कर दी है, ठीक है। ऐसा आपने रिप्रेजेंट कर दिया बबलू जी को, ठीक है, बबलू जी ने इस चीज को मान लिया। अब हुआ क्या, जमीन आपके नाम सच में हो गई। बबलू जी बोलते हैं कि भाई वो जमीन का कॉन्ट्रैक्ट अपन ने पहले किया था, याद है, आप बोल रहे थे कि जमीन आपकी है और मैंने आपको कुछ पैसे दिए थे, और चलो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब आप ये नहीं बोल सकते जमीन मेरी नहीं है, जमीन आपकी और आपके भाई की शायद शेयर्ड स्पेस होगी, बट द पॉइंट इज यू रिप्रेजेंटेड दैट, यू रिप्रेजेंटेड अ फॉल्स फैक्ट। आपने दूसरे इंसान के साथ फ्रॉड कर दिया, आपने दूसरे इंसान के साथ मिसरिप्रेजेंटेशन कर दिया, गलत तरीके से उसके साथ वो काम किया, गलत तरीके से उससे एडवांस ले लिया, और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गया उस हाईवे की जमीन के बारे में, जो जमीन आपके नाम पे प्रॉपर तरीके से हुई भी नहीं थी। अब आप बोलते हो कि सब जमीन तो मेरे नाम हो चुकी है, लेकिन उस टाइम पे जब मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था तब आई डिड नॉट हैड द टाइटल, एंड बिकॉज आई डिड नॉट हैड द टाइटल दैट कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, यू वुड बी डिनाइड, मतलब यू वुड बी स्टॉप्ड, नॉट डिनाइड, यू वुड बी स्टॉप्ड, कि आप ये चीज, ये डिफेंस क्लेम नहीं कर सकते, यू वुड बी स्टॉप्ड फ्रॉम टेकिंग सच डिफेंस। और कौन सा स्टॉप पे लग जाएगा आपके ऊपर, आपके ऊपर लग जाएगा रिप्रेजेंटेशनल स्टॉप, बिकॉज आपकी चीजों के बेसिस पे दूसरे इंसान ने भरोसा करके वो चीज करी। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, स्टारफोर्डशायर काउंटी काउंसिल वर्सेस बार्बर का केस। देखो स्टॉपल मैं इलैबोरेटिवली इसलिए पढ़ा रहा हूँ, बाकी लीगल में छुटपुट इसलिए बिकॉज वो थोड़े, मतलब उसकी रिलेवेंस शायद थोड़ी कम है। स्टॉपल की रिलेवेंस बहुत ज्यादा है और लॉ स्कूल में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो तो लॉ स्कूल के बच्चे भी देखेंगे 101%, ठीक है। When one person has their declaration, act or omission intentionally caused or permitted another person to believe a thing to be true or to act upon such belief, neither nor the representative shall be allowed in suit or proceeding between themselves and such person or the representation to deny truth or that thing. एक इंसान ने जब कुछ चीज रिप्रेजेंट कर दी तो मतलब दूसरे इंसान के सामने इसने कोई रिप्रेजेंटेशन कर दिया तो अब ये डिनाई नहीं कर सकता। ये क्या है, रिप्रेजेंटेशनल स्टॉपल है, बड़ा सिंपल सा है। सो ये थे आपके कुछ स्टॉपल के बेसिक रूल्स। अब हम थोड़े पुराने हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस में जाते हैं। अगर एसेंस में समझे तो स्टॉपल क्या है, आपको रोकने का एक तरीका है।
सो एक लीगल मैक्सिम और लिख लो, एलिगेंस कॉन्ट्रेरिया नॉन est audendus. Elegans contraria non est audendus, which means a person alleging contrary facts should not be heard. कोई व्यक्ति जो contrary facts आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है, उस व्यक्ति को सुनो ही मत। पहले कुछ और बोल रहा था और अब कुछ और बोल रहा है, उसको सुनना ही नहीं है। तो ये एक नया लीगल मैक्सिम है, एलिगेंस कॉन्ट्रेरिया नॉन est audendus. एलिगेंस कॉन्ट्रेरिया नॉन est audendus. नेक्स्ट दो लीगल मैक्सिम और याद करिए। इसमें से जो फर्स्ट वाला लीगल मैक्सिम है वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या है? आर्गुमेंटम एड होमिनियम, आर्गुमेंटम एड होमिनियम, आर्गुमेंटम एड होमिनियम। मेरे साथ बोलो, आर्गुमेंटम एड होमिनियम। अब आर्गुमेंटम एड होमिनियम क्या है भाई? आर्गुमेंट अगेंस्ट द पर्सन, आपकी बात आपके अगेंस्ट ही चले जाएगी। So it would be an argument against yourself only. Juris est de jure means estoppel is of right. So हमने सिर्फ स्टॉपल नहीं देखा, हमने स्टॉपल के 4 कॉन्सेप्ट्स देखे, इसके अलावा हमने 3 लीगल मैक्सिम और देखे जो स्टॉपल से कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है। सो अगर आपको पढ़ाई करनी है शिद्दत से तो कंप्लीटली ढंग से इज्जत से पूरी इस स्लाइड के नोट्स बनाना, वापस इस वीडियो को देखना फॉर रिविजन। ऑल्सो आस्क योर सेल्फ डिफरेंट तरीके से कि आपके डेली रोजमर्रा में जो भी आप वादे करते हो या जो भी प्रोमिसेस होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, वो कौन से प्रकार के स्टॉपल में आ जाएंगे। आपके पिताजी कहीं जा रहे हैं, मम्मी कहीं जा रही है, कोई रिश्तेदार है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपको बात करते सुनेगा, एंड वी मेक प्रोमिसेस ऑन डे टू डे बेसिस। आप देखो ये स्टॉपल बाय रिप्रेजेंटेशन है, ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ना पापा ये वाला इशू। तो ये क्या है? ये तो इशू स्टॉपल है। और ये तो प्रॉपर तरीके से पूरा कॉज ऑफ एक्शन हमने सुलटा दिया ना मम्मी, ये यहाँ से लेकर एंड तक हमने खत्म कर दिया। दिस इज अ कॉज ऑफ एक्शन स्टॉपल। या तेरे को वादा किया था यार मैंने, ठीक है, अब मैं करूँगा ये कंप्लीट। तो ये क्या है? प्रॉमिस स्टॉपल है। आई एम बार्ड फ्रॉम ब्रीचिंग सच प्रॉमिस। तो पहले क्वालिफाई करना सीखो, उसके बाद मतलब क्वालिफाई मतलब डिफरेंट सेगमेंट में उसका सेगमेंटेशन करना सीखो कि यार ये इस प्रकार का स्टॉपल है, ये इस प्रकार का, ये इस प्रकार का, ये इस प्रकार का। जब ये करना सीख जाओगे तो मजा आने लग जाएगा तुमको पढ़ाई करने में। और इसी प्रकार के और लीगल मैक्सिम देखना चाहते हो तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लो।